हेलो दोस्तों, मैं अमृताराम लोमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में संपूर्ण शिक्षण विधियों में बात की थी पाठशाला विधि से संबंधित, जिसमें हमने पाठशाला विधि के बारे में पढ़ा। पाठशाला विधि के मुख्य तथ्यों के बारे में हमने बातें की थी कि पाठशाला विधि के अंदर क्या होता है। आज हम बात करेंगे पाठशाला विधि का पाठ्यक्रम किस प्रकार होता है। यानी पाठशाला विधि से जब हम पढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो ऋषि मुनि पढ़ाते थे, यानी अभी पाठशाला विधि काम नहीं ली जाती है, और तो पहले पाठशाला विधि काम ली जाती थी। तो उस समय पाठ्यक्रम किस प्रकार होता था, बच्चों को किस स्तर के आधार पर पढ़ाया जाता था, और उसके बाद बात करेंगे पाठशाला विधि के गुणों की, उसके बाद पाठशाला विधि की कमियों की बातें करेंगे। तो दोस्तों, लगातार आप जुड़े रहिए। हम लगभग 40 से 45 शिक्षण विधियाँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बड़े अच्छे ढंग से आपको तथ्य और बड़े अच्छे फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको किसी भी तरह की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप किताबों के अंदर जाकर के देख लीजिए, हमने जो पीछे शिक्षण विधियाँ पढ़ाई है उस शिक्षण विधियाँ और किताबों के अंदर दी हुई शिक्षण विधियों के अंदर आपका कितना अंतर है। हम सभी सब्जेक्टों की एक साथ शिक्षण विधियाँ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों, शिक्षण विधियाँ में सिर्फ फ़र्क इतना होता है, हर एक सब्जेक्ट में प्रयोग करने का फ़र्क होता है। आप अगर आगमन निगमन विधि को पढ़ेंगे तो गणित के अंदर आप रेखा गणित, बीज गणित में किस प्रकार प्रयोग करेंगे, आप बीज गणित में सूत्रों का आधार पढ़ेंगे तो वहाँ आपकी निगमन विधि हो गई। और हिंदी में बात करेंगे तो आप अगर सूत्रों से पढ़ेंगे तो संधि वगैरह, तो वहाँ आपकी निगमन हो गई। यानी प्रयोग करने का भेद है। बाकी इनके सिद्धांत, इनकी विशेषता, इनकी कमियाँ, इनके गुण और इनके जो सोपान या चरण हैं वो सेम के सेम है, जनक सेम के सेम है। तो दोस्तों, इस अलग अलग पढ़ने की बजाय आप एक जगह पढ़े। अब विधि की बात करते हैं हम, किसकी? पाठशाला विधि की बात करते हैं। किस विधि की? पाठशाला विधि की। तो पाठशाला विधि में पाठ्यक्रम, यानी पाठशाला विधि में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रारंभ में शब्द रूपावली, यानी प्रारंभ में क्या होनी चाहिए? शब्द रूपावली, धातु पाठ, समास, अमर कोश आदि कंठस्थीकरण करवाया जाता है। यानी पाठशाला विधि के पाठ्यक्रम में क्या किया जाता था? सबसे पहले शब्द रूपावली यानी शब्दों के रूपों को याद करवाया जाता था। यानी क्या करवाया? कंठस्थीकरण की बात करें तो वहाँ पर क्या मौखिक कार्य होता था, और मौखिक कार्य होने की वजह से हर एक शब्द को आचार्य या ऋषि मुनि क्या करते? उसी समय शिष्यों को सिखा देते, उसे कंठस्थीकरण शब्द को करवा देते। और धातु पाठ, धातुओं के बारे में, क्रिया के बारे में उसी समय उनको विद्यार्थियों को कंठस्थीकरण करवाया जाता था। समास के बारे में, अमर कोश के बारे में, इन चीज़ों के बारे में उसी समय, यानी जिस समय शिक्षा ऋषि मुनि देते थे उसी समय क्या करते? कंठस्थीकरण करते, यानी रटाने का काम करते। प्रथम अवस्था के अंत में है साहित्य से परिचय एवं लघु सिद्धांत कौमुदी प्राथमिक व्याकरण पढ़ाया जाता था। यानी क्या किया जाता था? प्रथम अवस्था के अंत में, यानी प्राथमिक स्तर हम कह सकते हैं, प्राथमिक स्तर के अंत के अंदर क्या किया जाता था? साहित्य से परिचित करवाया जाता था। धीमे धीमे विद्यार्थियों को क्या करते? साहित्य को और बढ़ाने का प्रयास करते। और क्या करते? लघु सिद्धांत कौमुदी, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ था संस्कृत का महान ग्रंथ, उस ग्रंथ के आधार पर प्राथमिक व्याकरण पढ़ाया जाता था। यानी पाठशाला विधि में किस के आधार पर व्याकरण पढ़ाई जाती थी? लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर पढ़ाई जाती थी। इसके बाद बात करें, इसके बाद मध्य सिद्धांत कौमुदी की शिक्षा दी जाए। सबसे पहले लघु सिद्धांत है कौमुदी, यानी सिद्धांत कौमुदी का छोटा ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद मध्य सिद्धांत कौमुदी, यानी जो बीज की सिद्धांत कौमुदी है उसके नियमों को बालकों को बताया जाता। उसके बाद सिद्धांत कौमुदी के नियमों को पढ़ाया जाता। उसके बाद अष्टाध्याय जैसे महान दो ग्रंथ थे, यानी जो अष्टाध्याय जैसे ग्रंथ थे उन ग्रंथों के आधार पर व्याकरण का क्या किया जाता था? गंभीर अध्ययन करवाया जाता था। क्या करवाया जाता था? गंभीर अध्ययन व्याकरण का करवाया जाता था विद्यार्थियों को। किसके माध्यम से? लघु सिद्धांत कौमुदी के और मध्य सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्याय, इसके आधार पर क्या करवाया जाता? क्रमबद्ध रूप से लगातार, यानी जैसे जैसे विद्यार्थी का स्तर बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार इन ग्रंथों का स्तर बढ़ाते हुए ऋषि मुनि विद्यार्थियों को क्या करते? पढ़ाते थे। तो दोस्तों, ये बात की थी हमने इस पाठशाला विधि के पाठ्यक्रम के बारे में हमने बात की। आगे हम बात करेंगे पाठशाला विधि के गुणों के बारे में। किसके बारे में? गुणों के बारे में।
अगर दोस्तों इसके गुणों के बारे में बात करें तो आपको जो मुख्य मुख्य गुण हैं उनकी बात करेंगे। तो आपका पहला गुण आप देख लीजिए, पाठ्यक्रम में स्मरण शक्ति पर बल। यानी इसमें क्या किया जाता था, पाठ्यक्रम में स्मरण शक्ति की बात करें तो हमने पहले भी बात की, कंठस्थीकरण यानी रटने की शक्ति पर बल दिया जाता था। यानी हमने पढ़ा था कि पाठ्यक्रम के अंदर क्या किया जाता है, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्याय जैसे ग्रंथों की व्याकरण को क्या करवाया जाता था, कंठस्थीकरण का अर्थ स्मरण करवाया जाता था। यानी इससे क्या होता, बालकों में स्मरण शक्ति का विकास होता है, यानी बालकों के अंदर रटने का या कंठस्थीकरण करने की शक्ति का विकास होता। आगे बात करें इसके गुणों की तो पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम मौखिक कार्य का अनुसरण करवाया जाता है। यानी दोस्तों इस विधि के अंदर क्या होता है, पाश्चात्य सिद्धांतों के अनुसार, यानी पाश्चात्य सिद्धांतों के अनुसार सर्वप्रथम क्या करवाया जाता था, मौखिक कार्य का अनुसरण करवाया जाता। सबसे पहले विद्यार्थियों को किस पर बल देने के लिए कहा जाता था, मौखिक कार्य पर बल देने के लिए कहा जाता था। हमने दोस्तों पहले भी बात की थी कि इस पाठशाला विधि के अंदर जो ऋषि मुनि प्रवचन देते थे, उन प्रवचनों को विद्यार्थी सुनकर के क्या करते, उनको याद करने यानी रटने का काम करते। किसके आधार पर करते, मौखिक कार्य का आधार पर करते, न कि वह पढ़ने का काम होता था। यानी जिस प्रकार हम पाठ्यपुस्तक विधि में देखें कि पाठ्यपुस्तक को पढ़ते हैं, उस प्रकार का कोई पढ़ने का कार्य नहीं होता और न ही वहाँ पर लिखने का कार्य होता, सिर्फ और सिर्फ मौखिक कार्य होता। यानी आपस में बातचीत संप्रेषण करके हर एक चीज़ को सीखा जाता था। तो यहाँ पर क्या होता है, मौखिक कार्य का अनुसरण करवाया जाता है। आगे बात करें इसके गुण की तो आवर्ती से उच्चारण दोष समाप्त हो जाते हैं। यानी दोस्तों इस विधि में क्या होती हैं, बार बार आवर्ती होती हैं। आवर्ती की बात करें तो बार बार एक ही चीज़ का उच्चारण करना, यानी आवर्ती से उच्चारणगत दोष समाप्त हो जाते हैं। यानी हमने बात की थी कि इस विधि के अंदर ऋषि मुनि जब तक किसी कार्य या किसी विषय वस्तु को सीखा नहीं जाता तब तक लगातार उनके प्रवचन देते रहते थे और विद्यार्थियों को कंठस्थीकरण करवाते। तो कंठस्थीकरण से क्या होती, लगातार बार बार बोलने से क्या होता, आवृत्ति होती। तो आवृत्ति से क्या होता, बालकों का एकदम उच्चारण क्या, यानी जिस शब्दों को बालक आप भी देखिए, अभ्यास कीजिए, कोई शब्द आपको कठिन लगता है तो आप इसे 2-4 बार ज़रूर बोलिए। 2-4 बार बोलेंगे तो आपका क्या होगा, वहाँ पर आप आवृत्ति करेंगे और आवृत्ति करने से आपको उस शब्द को आप क्या करेंगे, एकदम सही ढंग से बोल पाएंगे। तो वहाँ आपका दोष कौन से दोष से आप मुक्त हो जाएंगे, तो उच्चारणगत, यानी आपका उच्चारणगत दोष उस शब्द के अंदर कभी नहीं होगा। तो दोस्तों यह किसका है, आवृत्ति से उच्चारणगत दोष समाप्त होता है किस विधि में, पाठशाला विधि के अंदर। आगे बात करें एक और की तो कंठस्थीकरण को प्रमुखता दी गई। यानी दोस्तों इस विधि के अंदर क्या किया गया, कंठस्थीकरण को प्रमुखता दी गई है। हर एक चीज़ को क्या करवाया जाता है, रटाया जाता है। और आगे की बात करें तो ये विधि क्या करती है, सांस्कृतिक तथा
सांस्कृतिक तथा साहित्यिक व आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देती हैं। यानी दोस्तों ये विधि क्या करती हैं, सांस्कृतिक, यानी जो हमारी प्राचीन संस्कृति है यानी संस्कृति है, उस संस्कृति के आधार पर तथा हमारा जो प्राचीन साहित्य है, साहित्य के आधार पर, और जो आध्यात्मिकता की बात करें, आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देती। यानी ये क्या करती हैं, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देती है। यानी संस्कृति की बात करें तो हम संस्कृति में बात कर सकते हैं, मेले हैं, त्योहार हैं, इनके बारे क्या करती हैं, ये विधि बताती हैं, यानी इनको ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए बल देती हैं। और साहित्य, हमारी जो पौराणिक कथा है, पौराणिक ग्रंथ है, उनके बारे में बताने के ये विधि काम करती। और आध्यात्मिकता मूल्यों पर बल देने की बात करें तो हमारी आध्यात्मिकता यानी हमारे धर्म के बारे में जो भी जिस धर्म से व्यक्ति संबंधित है उस धर्म की आध्यात्मिकता के बारे में बताते। और जो हमारी रामायण महाभारत जिस प्रकार के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के बारे में इस विधि के अंदर बताया जाता। तो ये विधि किस पर बल देती, सांस्कृतिक मूल्यों पर, साहित्यिक मूल्यों पर और आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देती हैं। तो दोस्तों ये बात किसकी की, इनके गुणों की बात की। और गुणों की बात करें तो दोस्तों हमने ये मुख्य मुख्य गुण इनके देख लिए। आगे इनके बात करेंगे दोषों की, किसकी, इनके दोष क्या हैं, उन दोषों की हम बातें करेंगे। तो जब दोषों की हम बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहला दोष है इनका पाठ्यक्रम है। सबसे मुख्य दोष हैं दोस्तों एक पक्ष, पाठ्यक्रम में एक पक्ष कौन सा, आपका मौखिक है, पर बल देती हैं। यानी दोस्तों हमने पीछे गुण में बात की कि ये विधि किस पर बल देती है, मौखिक कार्य पर बल देती है। तो इनका दोष क्या हुआ, पाठ्यक्रम में एक पक्ष, एक कौन सा पक्ष, मौखिक कार्य पर बल देती है। यानी सिर्फ और सिर्फ मौखिक कार्य पर बल देती है। इसके अंदर पढ़ना लिखना और ये सब क्या हो जाते हैं, आपके अपेक्षित रह जाते हैं, यानी इनका बिल्कुल अभ्यास नहीं करवाया जाता है। इसलिए इस विधि का दोष क्या है, ये एक पक्ष पर बल देती हैं। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी विधि पाठ्यक्रम में एक पक्ष यानी मौखिक पक्ष पर बल देती हैं, तो मौखिक पक्ष पर बल कौन सी देती हैं, पाठशाला विधि देती हैं। आगे बात करें तो ये पद्धति, आप दोस्तों चाहे पद्धति के हो चाहे विधि के हो, एक ही बात है, पद्धति नीरस हैं। अतः यानी किस प्रकार नीरस हैं, छात्रों की अध्ययन में रुचि नहीं रहती हैं, क्योंकि ये विधि शिक्षक केंद्रित हैं। अब दोस्तों इसकी बात करें तो ये पद्धति किस प्रकार की है, नीरस है। नीरस क्यों है, क्योंकि अतः छात्रों में अध्ययन में रुचि नहीं रहती। यानी इस विधि से जब छात्र को अध्ययन करवाया जाता था तो इसके अंदर क्या नहीं रहती, छात्रों में रुचि नहीं रहती। क्यों नहीं रुचि रहती, तो ये क्योंकि ये विधि किस केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है। दोस्तों जिस विधि के अंदर शिक्षक मुख्य केंद्र होता है वो विधि नीरस होती है, क्योंकि उसके अंदर जिस शिक्षण विधि के अंदर बालक स्वयं कार्य हाथ से नहीं करता, यानी प्रैक्टिकल रूप से बालक स्वयं कार्य नहीं करता है, वो विधि क्या होती है, नीरस होती हैं। उसमें शिक्षक केंद्रित होता है, क्योंकि बालक की कोई भूमिका नहीं होती है। और वह विधि क्या होती है, उसमें बालक की क्या नहीं रहती, रुचि नहीं रहती है। तो दोस्तों इस विधि की बात करें तो ये पाठशाला विधि में क्या किया जाता है,
सारा का सारा ज्ञान जो प्रवचन देते थे वो आचार्य और ऋषि मुनि देते थे। यानी आचार्य और ऋषि मुनियों को हम क्या कह सकते हैं, शिक्षक कह सकते हैं। तो ये विधि किस केंद्रित थी, शिक्षक केंद्रित थी। छात्र क्या करते, सिर्फ और सिर्फ सुनने का काम करते और छात्रों में अध्ययन में रुचि नहीं। अगर आप लगातार रूप से किसी चीज़ को एक जगह बैठ करके सुनते रहेंगे तो आपकी रुचि उस अध्ययन के अंदर नहीं रहेगी। इसलिए ये पद्धति क्या है, नीरस है। दोस्तों एक बात और लिख लीजिए, ये विधि मनोवैज्ञानिक है। क्या है ये विधि मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक है। ये विधि मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक किस प्रकार है, जिस विधि के अंदर दोस्तों शिक्षक केंद्र में नहीं रहता और जिस विधि में छात्र रुचि नहीं रखते वो विधि क्या होगी, मनोवैज्ञानिक विधि होगी। यानी इस यहाँ पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को काम नहीं लिया गया है। जहाँ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमारे कहते हैं कि पाठ्यक्रम यानी विधि के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर छात्र क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, छात्र की रुचि होनी चाहिए और शिक्षा का मुख्य केंद्र छात्र होना चाहिए। तो दोस्तों इस विधि में ये मनोवैज्ञानिक विधि है। आगे बात करें तो इसके दोषों की, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए अवसर नहीं। यानी इस विधि में दोस्तों एक तो क्या होता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए विद्यार्थियों को क्या नहीं दिया जाता है, अवसर नहीं दिया जाता है। और सबसे मुख्य बात है इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें तो प्रवचन देने का काम करते हैं। तो प्रवचन देने में आपको पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। आगे हम बात करें इस विधि की, तो ये विधि क्या करती है, कल्पना शक्ति का अभाव। यानी इस विधि में क्या होता है दोस्तों, कल्पना शक्ति का अभाव होता है। कल्पना शक्ति की बात करें तो यहाँ पर कल्पना शक्ति नहीं होती है, क्योंकि हर एक चीज़ को कौन बताता, आचार्य और ऋषि मुनि बता देते। तो शिष्य क्या नहीं करते, कल्पना शक्ति नहीं करते। अगर आपके सामने कोई समस्या आएगी नहीं, अगर विद्यार्थी के सामने कोई समस्या आएगी नहीं तो वो क्या सोचेगा, वो क्या तर्क करेगा, चिंतन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि उन्होंने कल्पना नहीं करेगा, किसी चीज़ को सोचने का प्रयास ही नहीं करेगा। ऋषि मुनि आए बैठे, इस प्रकार प्राचीन काल में कथाएं होती थी, इस प्रकार की रामायण है, रामायण के ये भाग है, इन चीज़ों को आप बता दे तो वहाँ पर क्या नहीं होता है, आपके कल्पना शक्ति का विकास नहीं होता है। जब विद्यार्थी सोचने विचारने का काम करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा। और ये बात करें साधारण व मंद बुद्धि बालकों हेतु अनुपयोगी। यानी ये विधि क्या है दोस्तों, साधारण और मंद बुद्धि बालकों हेतु क्या है, अनुपयोगी है। क्योंकि साधारण और मंद बुद्धि बालक यानी साधारण बालक यानी जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी, और जिनकी बुद्धि तेज नहीं है वो विद्यार्थियों के लिए ये विधि अनुपयुक्त है यानी उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऋषि मुनि जिस प्रवचन को, जिस श्लोक को सुनाएंगे तो उस श्लोक को ये विद्यार्थी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो तुरंत उस विषय वस्तु को याद कर ले, कंठस्थीकरण कर ले। तो ये विधि मंद बुद्धि और साधारण बालकों के लिए क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों ये बात की हमने पाठशाला विधि की, 2 क्लासों के अंदर हमने पाठशाला विधि पूरी कर ली। और आगे के इसी प्रकार लगातार आपकी शिक्षण विद्या चलती रहेगी। रात 9 बजे आपको शिक्षण विधियों की क्लास मिलती रहेगी। तो आप लगातार जुड़े रहिए। हमारे रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मैं ये दोस्तों आपसे वादा करता हूँ कि रीड के समय अगर आप ढंग से इनके नोट्स बना लोगे तो 2 या 3 घंटे के अंदर इस शिक्षण वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। और जब एग्ज़ाम होगा तो आपको पता चलेगा कि वास्तव के अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ी है। तो दोस्तों लगातार आप जुड़े रहिए। आज के लिए आपको धन्यवाद।